डॉक्टर साहब, जब एक हमारी बहन या एक माँ जब हमारी प्रेग्नेंट हो जाती है तो किन चीज़ों का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना इंतहाई ज़रूरी है? क्योंकि फार फ्लंग के इलाकों के अंदर अब इस चीज़ की पूरी हाँ जी, अवेयरनेस हाँ नहीं जी, हाँ है। जी, वो जी। बारी सामान उठा लेते हैं, पानी डोना, ये सब चीज़ें करना, खेती हुँ, बाड़ी। तो आप थोड़ा सा ये अवेयर करेंगे, उन तक ये बात पहुँचे कि किन चीज़ों का इंतहाई ख्याल रखना ज़रूरी है? अच्छा। पहले तो मैं आपसे कहूँगी जो भी अ, ल लड़की प्रेग्नेंट होना चाहती है, शादी हुई है, प्रेगनेंसी करनी है, उनको फॉलिक एसिड की जो पीले रंग की टैबलेट जो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी फ्रीली अवेलेबल कराती है 5 mg की, वो खानी होती है। वो 5 mg की टैबलेट आपको पहले 3 महीने खानी है प्रेगनेंसी में। हुँ। उसके बाद आयरन कैल्शियम की दवाई होती है जो पूरे 9 महीने चलती है। उसके बाद 6 महीने जो होते हैं उनमें आयरन कैल्शियम की मेडिसिन चलती है क्योंकि हमारे जो गाँव में लोग होते हैं उनमें इतना खून की कमी, खाना भी इतना अच्छे से नहीं हो पाता, तो आयरन कैल्शियम सप्लीमेंट एक नॉर्मल जो खाने वाला बंदा भी है उसको भी चाहिए होता है। तो आयरन, कैल्शियम और स्टार्टिंग में फॉलिक एसिड, ये चीज़ें तो लेनी ही लेनी होती हैं। प्लस मैंने आपसे जैसे कहा कि 2 अल्ट्रासाउंड तो बहुत ज़रूरी है। उनमें से अगर एक की बात करें तो एक तो 5वें महीने का अल्ट्रासाउंड बहुत ज़रूरी है, और बाकी जो खून के टेस्ट होते हैं वो भी स्टार्टिंग वाले टाइम में तो करवाने होते हैं। अगर किसी को आगे जाके करवाने हैं, 5th मंथ पे करवाने हैं, तो वो भी करवा सकते हैं। लेकिन एक अल्ट्रासाउंड जो 5वें महीने का होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, और एक गायनिक अगर वहाँ पे आप पूरे स्टार्टिंग के पहले 2-3 महीने नहीं जा पाए तो एक 5वें महीने में, फिर उसके बाद अगर 7वें-8वें महीने में जाए तो कोई इतना क्या रेस्ट लेना ज़रूरी हाँ, है या रेस्ट की मैं बात एक्सरसाइज करूँगी, वगैरह कर मैं सकते हैं? जो महिला पहले से जितना काम करती है हुँ। उतना काम वो कर सकती है, उससे ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा नहीं? उससे ज़्यादा नहीं। तो एक्सरसाइज जैसे वगैरह? एक्सरसाइज उस तरह की, जैसे आज भी कहा जाता है कि अगर जैसे मैं अगर रोज़ वॉक करती हूँ तो प्रेगनेंसी में ऐसा नहीं कि आप वॉक बंद कर देंगे। कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जैसे अबॉर्ट ब्लीडिंग हो गई, ठीक है, आपके बच्चे की अवल नाल नीचे है, उनमें हम रेस्ट करने के लिए बोलते हैं या कंप्लीट बेड रेस्ट बोलते हैं। या तो जिन जिन मरीज़ों को पहले से लॉस होते रहते हैं, अबॉर्शन होते रहते हैं, कि कोई मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको अबॉर्शन 5वें 6ठे 7वें महीने में बच्चा टाइम से पहले ही निकल जाता हाँ, है। तो एग्ज़ैक्टली। उनके लिए हम बोलते हैं कि उनको रेस्ट करने की ज़रूरत होती है, उनको अपने आप को ज़्यादा एक्सर्ट नहीं करना है। पर एक नॉर्मल जो फीमेल जो 20 से 30 साल की उम्र के बीच है, अपनी नॉर्मल रिप्रोडक्टिव एज में फीमेल है, वो जितना काम पहले करती है उतना काम वो, जितना उसकी बॉडी अलाउ करी उतना काम कर सकती है। ये है कि भारी चीज़ें जैसे बाल्टियाँ वो सब उठाना, अब प्रेगनेंसी के लिए थोड़ा वो हो जाता है कि आपको प्रेशर पड़ता खाने है। पीने का डाइट का क्या हिसाब किताब रहता है? डाइट का ऐसे कि स्टार्टिंग के महीनों में महिला को थोड़ा नौसिया, जिसे हम मन खराब कहना, उल्टियाँ, ये सब रहती हैं मरीजों को, तो उसके लिए उनका डाइट पहले से जो थोड़ा कम हो जाता है, उसमें उनको जो मन करे खाने का। ऐसे बोलते हैं कि जब किसी को उल्टियाँ ज़्यादा हो रही है पहले 3 महीने में या 3-4 महीने में, किसी को 5 महीने तक उल्टियाँ काफ़ी होती हैं, तो उसमें वो स्टार्टिंग में उठ के सुबह या तो सूखी ब्रेड या सूखी बिस्किट उस तरह का नाश्ता करें। मतलब तेल फ्राइड स्पाइसी जैसे वो सब नहीं खाए, सूखा बिस्किट 2 ले लिया। उसके बाद जब उनका थोड़ा पेट को शांति मतलब मिलेगी थोड़ा कुछ खाने के बाद, उसके बाद वो अपना नॉर्मल नाश्ता, चपाती, सब्जी कर सकते हैं। जो स्टार्टिंग के 3 महीने में जिनको मन खराब है, उनको जो खाने का मन करे, ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। हाँ, आप बाहर का जंक फूड नहीं खा सकते, वो आपको अवॉइड करना चाहिए, पूरी प्रेगनेंसी में अवॉइड करना चाहिए। स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये तो अवॉइड करनी चाहिए। और जो नॉर्मल घर में खाना बनता है वो आप स्टार्टिंग के 3 महीनों में वो जो आपको मन करे वो खा सकते हो। उसके बाद 3 महीने के बाद आपकी डाइट आपको बढ़ानी होती है। जैसे आप सुबह शाम अगर 2-2 चपाती खाते हो, आपको 3-3 चपाती करनी है, सब्जी लेनी है, हर खाने के साथ सलाद लेना है, फ्रूट लेना है, सुबह शाम एक वो ग्लास दूध लेना है, दही लेना है, पनीर लेनी है, और अगर चिकन एग्स वगैरह खाते हैं तो प्रोटीन्स अपनी उसमें ऐड करने हैं। मैम, एक चीज़ हमने ये भी देखा है कि आईवीएफ को लेकर भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मार्केट में इलाज वगैरह होता हाँ है। जी, हाँ जी। तो सवाल ये पैदा हो रहा है यहाँ पे कि आखिरकार क्यों इस तरीके के आज के दौर में, जब सारी टेक्नोलॉजीज़ भी अवेलेबल हैं, हम लोग अच्छा खाना भी खाते हैं, अच्छे एक्सरसाइज वगैरह भी करते हैं, रूटीन वर्क भी हमारा अच्छा रहता है पर डे लाइफ का, तो फिर क्यों 4-4 5-5 साल हो जाते हैं? कोई बहन जो प्रेग्नेंट होना चाहती है वो नहीं हो पा रही होती है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात बढ़ाई हाँ जी, दिखते हैं। तो इनका क्या रीज़न हो सकता है? क्या महसूस करते हैं आप? इनफर्टिलिटी के देखो सब बड़े ज़्यादा रीजंस हैं। उनमें से एक प्राइम रीज़न तो आजकल ये है कि एज बहुत बड़ा फैक्टर है। आजकल हम लोग करियर और पढ़ाई को लेके आधे टाइम तक, मतलब बेसिक जो प्रेगनेंसी की बेस्ट एज होती है वो आप लगा लो 24 टू 30 के बीच में होती है। 24 to 30 के बीच हाँ में? जी, जो 20s के बाद वाला पीरियड होता है वो रिप्रोडक्टिव एज के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन पढ़ाई की वजह से और अपनी फैमिली इश्यूज़ की वजह से, डिप्रेशन की वजह से?
डिप्रेशन मतलब एंजाइटी, आजकल स्ट्रेस इतना, पढ़ाई में स्ट्रेस, बच्चों से लेके बड़ों तक आजकल स्ट्रेस है, उस वजह से भी फर्टिलिटी कम होती है, एज की वजह से भी कम होती है। 30 ईयर्स के बाद काफ़ी फर्टिलिटी में फ़र्क आता है। 35 और 40 के बाद तो बिल्कुल ही फर्टिलिटी बहुत ही कम हो जाती है फीमेल्स के लिए। जो फर्टिलिटी 20 to 30 तक रहती है, उससे तो काफ़ी कम हो जाती है आफ्टर 40। तो एज एक बहुत बड़ा फैक्टर है। फिर आज के दुनिया का स्ट्रेस और वर्कलोड वगैरह, वर्कलोड स्ट्रेस इतना रहता है, और हमारा खान पान मतलब हम इतना जंक की तरफ ज़्यादा चले गए हैं, जिसकी वजह से PCOS काफ़ी फीमेल्स में आजकल कॉमन हो चुका है, एडोलेसेंस में काफ़ी कॉमन हो चुका है। ये सिर्फ मोटे इंसानों में नहीं, पतलों में भी आजकल, मतलब जो लीन बंदे होते हैं उनमें, जिनको हम लीन PCOS कहते हैं, वो भी कॉमन हो गया, वो भी इनफर्टिलिटी का मेजर इशू है। फिर और भी बड़े सारे रीजंस। मैम एक चीज हमने ज्यादा देखा है कि यूट्रस रिमूव किया जाता है, हाँ जी, हाँ। बेशतर ये ज्यादा ऑपरेट हमने देखी है। आखिरकार क्या रीजन है कि इतने ज्यादा रेटिंग के साथ जो है ये हमने देखा कि हर दूसरे घर में ये प्रॉब्लम देखी जाती है, हर दूसरे हॉस्पिटल में वहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा है, वहाँ पे जो है वो डॉक्टर ऑपरेट कर रहे हैं। ऐसा क्या है कि जिसके ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जा रहा है, या कौन सी ऐसी गलती हैं जिसकी वजह से ऑपरेट करवाना लाजिम हो जाता है? ये यूट्रस रिमूव करना, जिनको हम हिस्टेक्टमी कहते हैं, ये बड़े सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से ये करवाया जाता है। हम यूट्रस, किसी को अंदर रसोली बन गई है, रसोली, एग्जैक्टली, जिसकी वजह से उनको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो मेडिसिन से वो कंट्रोल नहीं होती, तो फिर यूट्रस, क्योंकि उनकी हेल्थ इंपॉर्टेंट है, ऐसा ना वो बहुत ज़्यादा ब्लीड करे, उनका खून कम हो जाए, तो फिर वो भी पेशेंट के लिए प्रॉब्लमेटिक है। तो हमें इसीलिए कि अगर बहुत बड़ी रसोली है तब करना है, और अगर वो दवाई से फ़र्क नहीं पड़ रहा रसोली को, तब तो ऑपरेशन करना होता है। रसोली के अलावा और भी बड़े कारण हैं ये, जैसे इनको ये कहते हैं कैंसर, जिसकी वजह से बचदानी की जो परत होती है वो मोटी हो जाती है। ठीक, पहले स्टार्टिंग वाले फेज़ में तो सिर्फ परत मोटी होती है, फिर धीरे धीरे उसका काफ़ी फॉलोअप रखना पड़ता है। तो जो दूर से लोग आते हैं उनको इतना फॉलोअप वो मिस कर जाते हैं, फिर ये प्रॉब्लम काफ़ी आगे तक बढ़ जाती है, कैंसर तक भी बढ़ सकती है। तो ये सारे कारण होते हैं कि हमें यूट्रस रिमूव कराना पड़ता है, और उन फीमेल्स को हिस्टेक्टमी करवानी पड़ती है। मोस्टली हम आजकल जैसे सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग है, सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग से ही वहीं पे प्रिवेंट हो जाता है। लेकिन हम कौन सी ऐसी फीमेल 25 ईयर्स के बाद, ऐसी आफ्टर 20 ईयर्स WHO कहता है कि आपको स्क्रीनिंग करवानी है एवरी 5 ईयर्स। पैप स्मेयर जिसको कहते हैं, LBC कहते हैं, HPV टेस्टिंग कहते हैं। हमारे इंडिया में अभी वो इतनी प्रेवलेंट ही नहीं है, कोई हमारे घर के आसपास किसी ने अभी इतनी करवाई ही नहीं होगी ये सारी स्क्रीनिंग। ये स्क्रीनिंग अर्ली स्टेज पे आपकी इन्फेक्शन को डिटेक्ट करती है, प्री इन्वेसिव लीजन्स को डिटेक्ट करती है, जिसके लिए हम कंजर्वेटिव सर्जरीज कर सकते हैं। लेकिन ये सब फेजेस तो ऑलरेडी चले जाते हैं जब तक हमारे पास पेशेंट आती है ये सब देखने के लिए, वो अपनी स्क्रीनिंग नहीं करवाती। इसलिए जिनकी जो भी 25 जिनकी शादी हो चुकी है, बच्चा है, बच्चा नहीं भी है, शादी हो चुकी है, 25 ईयर्स अबव, उनको अपना एक बार अपना जो है एग्जामिनेशन गायनेकोलॉजिस्ट से करवा लेना चाहिए, पैप स्मेयर करवाना चाहिए, ताकि एवरी 5 ईयर्स वो पैप स्मेयर चलता रहे, और आपको कोई लीजन, कोई प्रॉब्लम ऐसी आई वो अर्लीस्ट पॉसिबल पे डिटेक्ट हो जाए। कभी कभी किसी को अंडेदानी में रसोली होती है, वो उसको कभी कभी अंडेदानी की रसोली से मरीज़ को खाने में प्रॉब्लम और गैस की प्रॉब्लम होती है, वो वाली दवाइयाँ खाते रहते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं ये एंड में पता चलती हैं, तो तब तक बहुत ही एडवांस स्टेज हो गई होती है, तो उसमें फिर हमें यूट्रस रिमूव करना पड़ता है। वो फीमेल की लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट होता है। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर निधि ठाकुर जी हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें इन्होंने बताई। सबसे पहले आपने देखा है कि आज के इस जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में भी कहीं ना कहीं लापरवाहियाँ हम लोगों से खुद बरती जाती हैं, और हम उस चीज़ के लिए खुद कसूरवार ठहराए जाते हैं, क्योंकि यकीनन तौर के ऊपर अगर हमारे अंदर अवेयरनेस नहीं है तो कुछ भी नहीं है, मेरा ये मानना है। नाज़रीन किराम, सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि प्रेगनेंसी को लेकर इन्होंने जो बातें आप तक पहुँचाई बहुत अहमियत रखती हैं बातें। कौन सी एज है, कौन से जो है वो हमें सबसे ज़्यादा प्रिकॉशंस की ज़रूरत है, क्या एज फैक्टर है, क्यों नहीं हो पा रहा है। यूट्रस को लेकर हर दूसरे घर में ये प्रॉब्लम है आज के दौर में। कहीं बार हम हॉस्पिटल्स के अंदर जाते हैं तो हमने देखा कि मैक्सिमम केसेस हमें ये दिखाई देते हैं। इन सब चीज़ों का क्या रीज़न है, वो तमाम चीज़ें इन्होंने बताई। इवन कि कैंसर को लेकर भी इन्होंने बात की, उसके हवाले से भी इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचाई। आप डॉक्टर निधि राजदान जी के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, अपोलो क्लिनिक पे आ सकते हैं, अपना इलाज करवा सकते हैं। एक काबिल तरीन डॉक्टर हैं और एक काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपको अवेयरनेस भी दे सकते हैं, उसके साथ साथ आपका बेहतरीन इलाज कर सकते हैं। और ये मैं गारंटी के साथ कहूँगा कि अगर आप इनसे इलाज करवाएंगे
तो यकीनन तौर के ऊपर आपको सेटिस्फेक्शन ज़रूर मिलेगी, वो इस लिहाज से क्योंकि काफ़ी लिखे पढ़े हुए डॉक्टर हैं। सो डॉक्टर निधि राजदान अपोलो क्लिनिक आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। आप ज़रूर आएँ, अपॉइंटमेंट लें, डॉक्टर साहब से अपना चेकअप करवाएं और जितनी भी मुश्किलात हैं उन तमाम चीज़ों का आपको जो है वो हल डॉक्टर निधि ठाकुर से मिल सकता है। सो दिए हुए नंबरात पर रब्ता करें। दीजिएगा अपने मेज़बान को इजाज़त। देखते रहें डेली तस्कीन के खास प्रोग्राम आमिर सुहेल के साथ। अल्लाह हाफिज़।